हेलो। देखिए, कल जो क्वेश्चन आपका छूटा था उसको पहले बता दिया जाए। कंपेल्ड विटनेस आज लेक्चर चलेगा, लिखवाया सोमवार को जाएगा भाई। और आज आपका एक ही क्लास चलेगी, केवल एविडेंस की। आपका सीआरपीसी अब सोमवार को चलेगी। कल भाई क्लास कल बंद रहेगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास कल नहीं लगा है। एक दिन कम से कम आराम चाहिए, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपका सोमवार से और स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। अब आईपीसी लगभग हम लोग लास्ट की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो आईपीसी आपका लास्ट की ओर ही बढ़ रहे हैं। एविडेंस भी आपका मान के चलिए आधा लगभग हो ही गया है। वहीं सीआरपीसी ही आपका मैंने स्पीड बढ़ाकर खींचना है। देखिए, आपका जो हम क्वेश्चन बता रहे थे उसको समझा दिया जाए, तब सोमवार को लिखवाएंगे। आज कम से कम आपका प्रयास किया जाए, 2 चैप्टर इधर आपका एविडेंस में आज हो जाएगा। पहला आपका जो नया क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कंपेल्ड विटनेस के बारे में टिप्पणी लिखिए, या विवसनीय साक्षी, या मजबूर किया गया साक्षी, यानी कि विवश किया गया साक्षी, या बाध्य किया गया साक्षी। तो जब भी इसको लिखिए तो कंपेल्ड विटनेस यानी कि विवसनीय साक्षी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा साक्षी या ऐसा विटनेस जिसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है, उसे आपका विवसनीय साक्षी कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132, 147 तथा 165 में इसका प्रावधान किया गया है। 3 धाराएं लिखेंगे। फिर एक बार तीनों धाराएं याद रखिए कंपेल्ड विटनेस पर। आपका 132, फिर आपका 147, और तीसरा आप लिखेंगे 165। यानी कि न्यायालय जब प्रश्न पूछता है, इसके बाद आपका 132 माने सीधे उठा लेंगे। धारा 132 में यह बताया गया है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। अर्थात धारा 132 में कुछ आधार दिए गए हैं। अगर कोई गवाह ये कहे कि इन आधारों पर मैं उत्तर देने से इनकार कर सकता हूं, तो उसे उत्तर देने से इनकार नहीं करने दिया जाएगा और उसे विवश किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि वह उस प्रश्न का उत्तर दे। लेकिन अगर वह उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो कानूनन उसे कुछ प्रोटेक्शन भी प्रदान किया गया है। उस प्रश्न का उत्तर देने के बदले उस पर न तो कोई आपराधिक आरोप लगाया जाएगा और न ही उस पर कोई मुकदमा चलाया जाएगा, न ही उसकी संपत्ति जब्त होगी और न ही उस पर सेंशन लगाया जाएगा। लेकिन अगर वह मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। मैंने जो सार 132 का था वह आपका बता दिया गया। अगर गवाहों से प्रश्न पूछा जाता है तो 147 बताती है कि 132 के प्रावधान आपका क्या होंगे लागू, एक लाइन में। और 165 बस 2 लाइन में लिखना है कि अगर न्यायालय द्वारा प्रश्न किया जाता है तो गवाह इस आधार पर प्रश्न का उत्तर, पक्षकार या गवाह इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर उसे अपराध इत्यादि में क्या करेगा, फंसाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रश्न का उत्तर हर हाल में क्या करिए, दीजिए। लेकिन अगर गवाह प्रश्न का उत्तर दे देता है तो 132 में कुछ प्रोटेक्शन भी उसे दिया गया है। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए और उसी भाषा को आपका अलग अलग करना है।
कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दांडी कार्यवाही में यानी विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि यानी कि कौन कौन अगर वह आधार उठाता है तो वह उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। क्षम्य नहीं होगा का मतलब ये हुआ कि उसे हर हाल में उत्तर देना होगा। तो अगर वह ये कहे कि अगर हम उत्तर दे देंगे तो उसका जो नेचर होगा वह ये होगा कि हमें अपराध में वह उत्तर फंसा देगा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम अपराध में क्या होंगे, फंस जाएं। तो क्या उसे उत्तर देने से इनकार करने दिया जाएगा कि मजबूर किया जाएगा? उत्तर दे मजबूर किया जाएगा कि ये कोई आधार नहीं होगा कि अगर आप उत्तर देते हैं तो आप खुद ही अपराध में फंस जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब वह उत्तर दे देता है तो कानून ऐसे गवाह को कुछ प्रोटेक्शन भी देता है। अगर गवाह उत्तर दे दिया, मजबूर किया गया और गवाह उत्तर दिया और उत्तर से ये निष्कर्षित होता है कि इसी गवाह ने अपराध किया है, तो क्या उस गवाह के खिलाफ उस अपराध के किए जाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि कानून इसे क्या देगा? संरक्षण देगा, प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, अगर कोई गवाह इस आधार पर उत्तर देने से इनकार करता है कि अगर हम उत्तर देंगे तो कोई सेंशन लग जाएगा। सेंशन मतलब शास्ति लग जाएगी। शास्ति एक व्यापक शब्द है जिसमें जुर्माना, प्रतिकर और दंड भी समाहित हैं। फिर एक बार याद रखिए, सेंशन एक व्यापक शब्द है जिसमें कि जुर्माना भी आता है, मुआवजा भी, प्रतिकर भी और दंड भी आता है। तो क्या अगर कोई गवाह ये कहे कि हजूर अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम पर कोई दंड लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, प्रतिकर लग जाएगा, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये लग सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो क्या इस आधार पर गवाह उत्तर देने से क्षम्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन अगर वह उत्तर दे देता है और ऐसी दशा में उत्तर के कारण, तो क्या उसकी कोई माने उसके ऊपर कोई सेंशन लगाया जाएगा कि नहीं? नहीं लगाया जाएगा। यानी कि एक तरफ जब बाध्य किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उसे क्या दिया जा रहा है? कुछ संरक्षण। तीसरा ये है कि अगर कोई गवाह ये कहे कि अगर हम प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो कोई संपत्ति समर्पित हो जाएगी, यानी कि हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, या इसका उत्तर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी संपत्ति को जब्त करने का नेचर का होगा, तो इस आधार पर भी वह उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर उत्तर दे देता है और उत्तर द्वारा ये लगता है कि इसकी संपत्ति जब्त होगी, तो जब्त नहीं होगी, क्योंकि उसे इस बात का क्या मिला है? प्रोटेक्शन। यानी कि यह धारा विवश भी करती है गवाहों को और गवाहों को क्या देती है? संरक्षण। दोहरा नेचर है। लेकिन एक काम न करे, और वह काम लास्ट में ये है कि अगर कोई साक्षी मिथ्या साक्ष्य देता है उत्तर देते समय, तो उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। यानी कि एक काम न करे, और कौन काम न करे? फॉल्स एविडेंस न दे। अगर वह फॉल्स एविडेंस देता है तो आईपीसी की धारा 193, 194 या 195 जो भी धाराएं सेट हो, उसके तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार आपका 132 समाप्त हो गया। इसी को अच्छे से याद करना है। आपका जो हमने मिथ्या साक्ष्य के बारे में बताया 132 के प्रोविजो में दिया गया है। अगला देखा जाए
कंपेल्ड विटनेस के बारे में 147 आ जाइए। 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात के बारे में है तो धारा 132 के उपबंध क्या होंगे, लागू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गवाह को मजबूर किया जाएगा कि तुम क्या दो, उत्तर। तो उत्तर देता है तो क्या उसके खिलाफ उत्तर देने के एवज में कोई कार्यवाही की जाएगी कि नहीं, नहीं की जाएगी। अब आइए 165 निकाल लीजिए। 165 प्रश्न करने या पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय जब चाहे तब किसी पक्षकार से या किसी गवाह से सुसंगत या विसंगत बातों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि न्यायालय कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पक्षकार या साक्षी बाध्य होंगे कि वह उन प्रश्नों का क्या दें, उत्तर। आपका वही सामान्य नियम निकला। तो इस प्रकार कंपेल्ड विटनेस 3 धाराएं लिखेंगे, 132, 147 और आपका 165। आइए देखा जाए आपका अगला जो क्वेश्चन, हम इधर से आपका चलते हैं। अध्याय 3 से हम शुरू करेंगे। आपका धारा 56 से लेकर 58 तक। यहाँ से भी पिछली बार आपका बिहार जे में मेंस में भी एक क्वेश्चन बन चुका है। एपीओ में भी भाई आ सकता है, मैं बता दूं। मेंस में ये क्वेश्चन आपका बिहार जे में बन चुका है। इधर से बिहार ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। अध्याय आपका 3, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन का मॉडल पहले बनाया जाए। यहाँ आपका जो मॉडल क्वेश्चन का बनता है, पहले तो वह मॉडल देखा जाए और तब आपका शुरुआती दौर में आप कंसेप्ट बनाकर इस क्वेश्चन को लिखिएगा, डायरेक्ट सेक्शन पर ना आइएगा। देखिए आपका पूछा क्या जा सकता है कि जुडिशियल नोटिस क्या होती है, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य क्या होते हैं, न्यायालय किन किन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। या दूसरा मॉडल ये बन सकता है कि उन तथ्यों का उल्लेख करिए जिन तथ्यों की न्यायालय द्वारा जुडिशियल नोटिस ली जाएगी, न्यायिक सूचना ली जाएगी, न्यायिक अवेक्षण किया जाएगा। न्यायिक अवेक्षण नए लोग बस एक बात समझे कि न्यायालय उन बातों को स्वयं मानने के लिए बाध्य है। यानी कि आपको प्रूफ नहीं करना है, बल्कि न्यायालय उन तथ्यों को अपने आप मानने के लिए क्या है, बाध्य। यानी कि जैसे कि आपका मान लीजिए कोई नया लड़का आपका क्लास करने आता है तो हम भी मान कर ये चलते हैं कि उसे एक पाई का ज्ञान नहीं है और हम प्रयास करते हैं कि उसको शून्य से बताया जाए। चाहे भले वो लड़का आपका डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हो, भले एलएलबी फर्स्ट ईयर में हो, या भले आपका मुन्ना भाई एलएलबी हो। यानी कि उससे हमें मतलब नहीं है। तमाम मुन्ना भाई एलएलबी भी होते हैं जो आपका कभी भी स्कूल का मुख देखे नहीं, लेकिन क्या हो गया, पास हो गए एलएलबी। तमाम कहाँ स्कूल हैं पूछ दिया जाए तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन एलएलबी क्या हो गए, पास हो गए। तो ये मुन्ना भाई एलएलबी है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो आपका आगे देखा जाए तो देखिए आपका, यानी कि न्यायालय स्वयं कुछ बातों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और उसी को हम कहते हैं एक लाइन में जुडिशियल नोटिस। लेकिन डायरेक्ट सेक्शन पर ना आ जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। आपका कैसे नहीं, भूमिका आपकी काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर बता दूं आपका झुआ भर कापी रहेगी तो पूरा एक एक शब्द को एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा।
आपका शुरुआती दौर में क्वेश्चन का देखेगा 2-4 मिनट कि लड़का शुरुआती दौर में कैसा लिखा है। उसके बाद उस आधार पर ही ये अनुमान लगा दिया जाता है कि आगे आपका कैसा लिखा होगा। तो देखिए शुरुआत कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। मामूली तौर पर को आप सामान्यतः भी लिख लेंगे या सामान्य नियम यह है यानी कि जनरल रूल। जहाँ भी एक बात और याद रखिए, जहाँ भी हम ये कहें कि ये सामान्य नियम है या मामूली तौर पर या जनरल तौर पर या सामान्यतः, जहाँ भी शब्द सामान्यतः पहला या मामूली तौर पर लगा दिया गया, ये दिमाग में बैठा कर चलिए कि इसका कुछ न कुछ उल्टा नियम है। उल्टा नियम का मतलब अपवाद है, यानी कि इसका विरोधी नियम क्या है मौजूद। आपका ये मान कर चलिए, जैसे उदाहरण एक दो हम और दे दें। सीआरपीसी की धारा 177 में भी मामूली तौर पर लिखा गया है, इसका मतलब इसका अपवाद है। गिरफ्तारी का जब वारंट जारी होता है 72 में लिखा है कि मामूली तौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होगा। जैसे ही शब्द मामूली तौर पर लिखा गया, इसका मतलब ही यही हुआ कि इसका कुछ अपवाद है, जहाँ की कुछ दशाओं में प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। और बिहार में कई बार ये और यूपी में पूछा भी गया है कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो दो ही धारा लिखनी है, एक थोड़ा बहुत 72 सीआरपीसी और पूरे फ्लो में कौन सी धारा 73। तो फिर उसी प्रकार एक बार देखिए। सामान्य नियम यह है कि किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को मौखिक साक्ष्य द्वारा यानी कि ओरल एविडेंस द्वारा बताया ही जाएगा। ओरल मतलब मुख से बोले गए साक्ष्य द्वारा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब भी आप कोई तथ्य न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस तथ्य को प्रूफ करिए, या तो आप मौखिक साक्ष्य द्वारा या किसके द्वारा, दस्तावेज। ये सामान्य नियम है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सबूत का अभित्यजन करते हैं। सबूत का अभित्यजन करते हैं मतलब जिनके लिए प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, या कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो 3 तथ्यों का वर्णन कर दीजिएगा एक एक लाइन। पहला जुडिशियल नोटिस यानी कि न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा उपधारित तथ्य, और तीसरा आपका कह सकते हैं कि स्वीकृत तथ्य, न्यायिक स्वीकृति यानी कि न्यायिक रूप से स्वीकृत तथ्य यानी कि जुडिशियल एडमिशन। फिर एक बार याद रखें, यानी कि 3 बातें ऐसी हैं, 3 फैक्ट ऐसे हैं, 3 तथ्य ऐसे हैं जो सबूत का अभित्यजन करते हैं, अर्थात जिन्हें प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों याद कर लीजिएगा एक एक लाइन। पहला जुडिशियल नोटिस, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा आपका प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणाएं, और तीसरा आपका कह सकते हैं कि जुडिशियल एडमिशन यानी कि न्यायिक स्वीकृतियां। ये भूमिका में आप कम से कम 3-4 लाइन ये बात लिखेंगे। उसके बाद चूंकि क्वेश्चन आया है कि जुडिशियल नोटिस क्या होती है, तो एक बार 4-5 लाइन जुडिशियल नोटिस को परिभाषित करिएगा। देखिए, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य
से तात्पर्य न्यायिकतः सूचना प्राप्त करने से है। अतः कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सर्वविदित होते हैं। यह माना जाता है कि ये तथ्य न्यायालय के हृदय में निवास करते हैं हृदय हृदय में निवास करते हैं और इनको साबित करना न्यायालय के हृदय का अपमान होगा। अर्थात कुछ बातें ऐसी हैं जिसे न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए या जिन बातों का न्यायालय स्वयं ज्ञान लेने के लिए या स्वयं आपका कह सकते हैं कि ज्ञान रखने के लिए बाध्य होता है। न्यायालय इन बातों को स्वयं ज्ञान रखने के लिए बाध्य होता है। इन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतने सर्वविदित हैं, इतने प्रचलित हैं कि ये माना जाता है कि इन बातों को तो न्यायालय को स्वयं जानना चाहिए। अधिवक्ता को इसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई लेकिन लग जाता है तो हमेशा कुछ न कुछ समस्या क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। वहीं बेयर एक्ट में सब कुछ सही है, लेकिन अंत में क्या लग गया, लेकिन लेकिन पर बहुत समय हो गया उदाहरण बताए हुए। आपका चूंकि थोड़ा प्रेशर में भी क्लास चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण क्या हो गया आपका, मैंने रुक सा गया है। यानी कि उदाहरण की जो संख्या है वह प्रेशर के कारण थोड़ा आपका स्पीड में के कारण रुक गई है। तो जहाँ भी लेकिन लगाया जाता है, ये मान कर चलिए कि कुछ न कुछ क्या हो गया, समस्या। देखिए नए लोग हैं तो एक दो उदाहरण बताया जाए आपका, लेकिन का मैं बता भी चुका हूँ। एक विवाह कटवा बाबा थे, वहीं बताया जाए फिर से आपका एक दो मिनट आपका। वह माने उनका मान लीजिए प्रयागराज में पढ़ते थे आपका बाबा, और महामंडलेश्वर थे। तो जो लड़का 5 शाही स्नान कर चुका रहता है, वह महामंडलेश्वर की उपाधि धारण प्रयागराज में कर लेता है। फिर आपका बरबीसा बीसा बीसा, यानी कि आपका तमाम साल बीत गए कि अब शादी, अब नौकरी पाएंगे, तब शादी करेंगे, और किसी मान लीजिए दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया, तो आपका विवाह भी नहीं हुआ और इधर नौकरी भी नहीं मिली। तो ये हुआ कि जब हमारा विवाह नहीं हुआ तो उसने प्रण किया था, चूँकि महामंडलेश्वर था ही, कि हम किसी का गांव में विवाह होने नहीं देंगे। तो जैसे ही विवाह तय होता था, जाकर क्या करता था, लड़की वालों के यहाँ काट देता था, आपका कुछ न कुछ शिकायत कर देता था। तो ये हुआ कि आपका अब क्या किया जाए आपका, तो बाबा को टूर पर भेजा जाए, क्योंकि ये महामंडलेश्वर है तो हरिद्वार और क्या करेंगे, अन्य जगहों पर व्यवस्था की गई। पैसा जुटाया गया चंदा, और चंदा करके बाबा को भेजा गया बाहर। उसी बीच एक लड़के का विवाह तय हो गया, और हुआ कि अब बाबा नहीं है और इसी समय मौका है और मौके का लाभ उठाया जाए। तत्पश्चात आपका अब ये है कि जिसका मन विवाह काटने में हमेशा लगा हुआ है, क्या वह टूर पर मन लगेगा उसका? तो इधर विवाह संपन्न होने को था और उधर बाबा वापस आ गए, यानी कि बीच में ही टूर छोड़कर क्या हुए, रिटर्न हो गए कैंसिल करा के। अब भाई स्टेज सजा है, जयमाल हो चुका है, अब विवाह की बारी है। अब समस्या ये है कि गांव के लोग जान गए हैं कि बबवा आ गया है, कुछ न कुछ आप कहा बुलडोजर से कुछ न कुछ क्या करेगा, मकान ढहाएगा, यानी कि अब कुछ न कुछ तिकड़मबाजी करेगा। तो अब लड़के को समझाया गया जिसका विवाह हो रहा था कि जाके बाबा का पैर छान लो, मैंने पैर पकड़ लो। लड़का गया, पैर पकड़ लिया, बाबा स्टेज पर चढ़ गए, और जैसे ही पैर पकड़ा, बाबा ने कहा कि भाई 7 जन्मों का तुम्हारा रिश्ता कायम रहे, लेकिन जो रोज रोज मिर्गी आती हैं
ये विवाह के बाद क्या हो जाए, ठीक, बहुत चिल्ला कर कहे थे। तो अब बताइए, जैसे ही लेकिन लगा, अब क्या, अब कोई लड़की वाला ऐसे लड़के से विवाह करेगा जिसे रोज रोज मिर्गी आ रही हो, हर रोज रोज जो बेहोश हो रहा, तो फिर हम बता दें। लेकिन अब कानून पर आइए। आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्यों को न्यायालय स्वयं स्वीकार करने के लिए, स्वयं ज्ञान रखने के लिए बाध्य है। लेकिन लग गया तो समस्या आ गई कि जहां न्यायालय को संदेह हो, तो जो पक्षकार ये कहता है कि न्यायालय इस चीज की जुडिशियल नोटिस ले, न्यायालय उससे सबूत की मांग कर सकता है कि कुछ सबूत लाइए ताकि हम योग्य हो जाए, हम जुडिशियल नोटिस क्या करें, ले लें। ये भूमिका में आप लिखेंगे, जो उदाहरण लेकिन लगा कर दिया गया वह उदाहरण न लिखिएगा, आपका लेकिन के बाद आपका। अब सेक्शन वाइज लिखना है। न्यायिक अवेक्षणीय तत्व आप 4-5 लाइन परिभाषा दे देंगे, उसके बाद सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन पहला 56 लिखिएगा, 1 लाइन। धारा 56 ये बता देती है कि जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उनको प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य सबूत का वैभियर करते हैं, त्यजन करते हैं, अभित्याग करते हैं, यानी कि अब इस बारे में कोई प्रूफ देने की कोर्ट में आवश्यकता नहीं। उसके बाद धारा 57 आप भूमिका बांध लेंगे कि धारा 57 में कुल 13 ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। भूमिका में लिख देंगे 1 लाइन। कुल 13 ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करने के लिए क्या है, बाध्य है। ये तथ्य निम्नलिखित हैं। अब उसके बाद आपका जो 13 तथ्य दिए गए हैं, अब वही लिस्ट बिहार के लिए, यूपी के लिए याद करना पड़ेगा भाई आपका। मैंने हम तो बताएंगे ही 10 मिनट, लेकिन आप प्रयास करिए कि 13 कम से कम, देखिए क्रम से याद करना जरूरी नहीं है। अगर क्रम आप भूल भी गए हैं, सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि उसको अपनी भाषा में आप शॉर्टकट में बनाइए। ये तथ्य हैं, 2-4 भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऊपर क्या दिखा दिया है, 13 तथ्यों का उल्लेख कर दिया है। हाँ, प्री में भी बहुत अंदर जाकर ये क्वेश्चन बनता है, बिहार ने ही बनाया है, यूपी ने तो नहीं। और आपका किन की न्यायिक अवेक्षा की जाएगी और किन की नहीं की जाएगी। तो बिहार भाई ऐसा क्वेश्चन आपका बना चुका है, जे में एपीओ में भी आ सकता है। अब 13 तथ्य कौन कौन से हैं, एक एक करके देखिए। आपका 57 में, धारा 57 देखिए भाई, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। करनी होगी का मतलब दबाव देकर कहा गया है कि न्यायालय क्या है, विवेक है कि बाध्य है, बाध्य है। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। तो कितने तथ्य टोटल है हम बता चुके हैं, 13। अब देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में वर्तमान समय में जितने कानून लागू हैं, जितने कानून प्रवर्तन में हैं, जितने कानून इनफोर्स में हैं, उन सबको मानने के लिए, उन सभी कानूनों को न्यायालय जानने के लिए क्या है, बाध्य है। अब इन कानूनों में सामान्य विधियां भी आती हैं, विशेष विधियां भी आती हैं, स्थानीय विधियां भी आती हैं, व्यक्तिगत विधियां भी आती हैं, यानी कि मुस्लिम लॉ भी और हिंदू लॉ भी, ये भी शामिल है। उसके बाद प्रथाएं और रूढ़ियां भी आती हैं, यानी कि आपका इन सभी को आपका न्यायालय स्वीकार करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो फिर एक बार प्री में भी पूछा जाता है, प्रथा आएगी कि नहीं, हिंदू लाएगा कि नहीं, मुस्लिम लाएगा कि नहीं, तो ये सब आएगा, क्योंकि जितने कानून भारत में इनफोर्स हैं वे इसमें क्या होंगे, आ जाएंगे।
चाहे जनरल लॉ हो, स्पेशल लॉ हो, स्थानीय विधि हो, या प्रथा हो, या रूढ़ि हो, या व्यक्तिगत विधि हो। भाई याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूके की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाए, तो उनका भी। इसके बाद भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली क्या है, आपका ये भी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी, इत्यादि। इत्यादि मतलब आपका ये घर पर पढ़ना है, यानी कि इत्यादि का मतलब ये हो गया कि घर पर क्या करना है, आपका पढ़ना है। वहीं लिस्ट जाकर एक बार क्या करिएगा भाई, 13 याद करिए। अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी और बिहार में खूब पूछा जाता है, यानी कि जो हम अगला अध्याय आ जाइए, अध्याय 4। जहाँ तक अध्याय 4 की बात है, ओरल एविडेंस के बारे में प्रावधान करता है, यानी कि आपका मौखिक साक्ष्य के बारे में। देखिए इसमें क्या क्या बनता है क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें टिप्पणी में भी अलग से क्वेश्चन बनता है। एक तो बन जाएगा कि मौखिक साक्ष्य पर टिप्पणी लिखिए, तो भी हम थोड़ा बता देंगे टिप्पणी कैसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है डम्ब विटनेस पर टिप्पणी लिखिए, मूक साक्षी पर। तो जब भी मूक साक्षी पूछे तो आप मौखिक साक्ष्य थोड़ा बहुत दिखा के और 119 धारा दिखाएंगे। कौन सी धारा? टिप्पणी में ज़्यादा बनता है कौन सा? डम्ब विटनेस, यानी कि मूक साक्षी। अब शब्द चेंज हुआ है 2013 में। अब ये है कि जो साक्षी बोलने में क्या है, असमर्थ। अब हेडिंग चेंज हो गई है, लेकिन आपका नियम वही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आई है। इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या चेंजिंग आई है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। या अनुश्रुत साक्ष्य का नियम क्या है, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। या अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में स्वीकार नहीं किए जाते, इसके अपवादों सहित विवेचना करिए। तमाम यही आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए फिर एक बार मॉडल पहले हम बताते हैं ओरल एविडेंस क्या है। फिर एक बार देखिए, यानी कि पहले आपका ये देखना है कि ओरल एविडेंस क्या है, उसके बाद अध्याय हम आपका माने 4 शुरू करेंगे। देखिए आपका जब भी पूछे मौखिक साक्ष्य तो आप ये बताएंगे कि न्यायालय में उपस्थित होकर जब कोई साक्षी अपने मुख द्वारा बोले गए अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, न्यायालय में उपस्थित होकर जब कोई गवाह अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा एविडेंस देता है, उसे ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। ये यदि कोई गवाह बोलने में असमर्थ है तो इस अधिनियम की धारा 119 के तहत वह अपना साक्ष्य संकेतों द्वारा, यानी कि इशारों द्वारा या चिन्ह द्वारा या लिखकर या अन्य किसी प्रकार से जिसे वह अपनी बातों को न्यायालय में बोधगम्य बना सके, दे सकता है। लेकिन अगर वह संकेत, चिन्ह या लिख कर देता है तो ये जो संकेत हैं, ये जो चिन्ह वह बनाया है या यह जो लिख कर वह दिया है बोलने में असमर्थ है, ये ओरल एविडेंस ही माना जाएगा।
आपका तुरंत एक केस अप्लाई करेंगे। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के वाद में एक महिला जो दुलारी नामक वेश्या थी, उसका गला काटा गया था, सांस नली कट गई थी और वह बोल नहीं पा रही थी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट आए उसका बयान लेने। जब अब्दुल्ला का नाम उन्होंने पुकारा तो वह अपने सिर हिलाई और हाथ से इशारा की, लेकिन मुख से बोली नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बहुमत से यह फैसला दिया कि यह जो संकेत वह की है, इशारा, इंडिकेशन, ये मौखिक साक्ष्य माना जाएगा और मृत्युकालिक कथन मौखिक साक्ष्य द्वारा मौखिक भी दिया जा सकता है, यानी कि संकेतों द्वारा भी। तो जो संकेत या इशारा किया जाएगा, याद रखें, उसे दस्तावेजी नहीं बल्कि क्या माना जाएगा, मौखिक। तो अगर आपका मौखिक साक्ष्य पर टिप्पणी पूछे तब लिखिएगा। तुरंत धारा 3 देखिए बीच में छूट गई थी आपका। सेक्शन 3 में, एविडेंस के सेक्शन 3 में साक्ष्य को परिभाषित करते हुए या मौखिक साक्ष्य को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आते हैं जांचाधीन तथ्यों के विषय के बारे में न्यायालय की अनुज्ञा से या न्यायालय की अपेक्षा करने पर साक्षी द्वारा किए गए मौखिक कथन। यानी कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय में आपका किसी जांचाधीन विषय के बारे में मौखिक कथन करता है या न्यायालय अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है और वह साक्षी न्यायालय में अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा उस विषय के बारे में कुछ कहता है, तो उसी को हम लीगल भाषा में क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस ये हुआ आपका। अगर देखिए डिटेल में ना आए और ये आए कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए, तो इतना लंबा मौखिक साक्ष्य को न खींचिएगा। मैं फिर बता दूं, मौखिक साक्ष्य होता क्या है, 2 लाइन लिख दिए। इसके बाद मौखिक साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 में दी गई है, आपने वह 1 लाइन या 2 लाइन में परिभाषा दिखा दी। फिर 1-2 लाइन दिखाएंगे कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो एविडेंस की धारा 119 के तहत वह ऐसे साक्ष्य दे सकता है और उसका ऐसे दिया गया साक्ष्य क्या माना जाएगा, मौखिक। इतना लिखकर बंद कर दीजिएगा, केस वोस न डालिएगा अगर आपका फुल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये हम मॉडल बनाए हैं जब केवल ओरल एविडेंस क्या आए, आपका टिप्पणी में अलग से आए तब। टिप्पणी में ना आए तो इतना लंबा इस क्वेश्चन को न लिखिएगा, क्योंकि तमाम नियम है और तमाम क्या है आपका बातें अभी लिखनी है। अगला देखा जाए इसमें, इस अधिनियम की धारा अध्याय 4 में धारा 59 से लेकर 60 तक में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। 59 ये बताती है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो कहा क्या गया है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु माने दस्तावेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको अंतर्वस्तु कहते हैं। उनके सिवाय प्रत्येक तथ्य को, प्रत्येक घटना को, प्रत्येक वाकया को हम मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रूफ कर सकते हैं, न्यायालय में सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा,
तो दस्तावेजों की अंतर वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु। तो समस्या तुरंत कंसेप्ट आगे बना लीजिए, लिखना नहीं है। आखिर जो दस्तावेजों की अंतर वस्तु हैं उनको कैसे साबित किया जाएगा, तो तुरंत धारा 61 पर आ जाना है। भाई ये लिखना नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए बताया जा रहा है। धारा एविडेंस की 61 बताती है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु को या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस द्वारा साबित किया जा सकता, यानी कि या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या कैसे साक्ष्य द्वारा द्वितीयक। तो अगर फिर एक बार बैक होइए, 59 एक लाइन में हो जाएगा। उसके बाद आपका धारा 60 आ जाना है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन हमने बनाया था कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। फिर एक बार मॉडल आइए। तो इस क्वेश्चन को लिखते समय मौखिक साक्ष्य हल्का सा दिखा दीजिए। उसके बाद आपका धारा 3 हल्का सा एक लाइन, फिर 119 और अध्याय 4 को दिखाइए। 59 एक लाइन में हो जाएगा और तुरंत धारा 60 पर आ जाना चाहिए कि मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट या प्रत्यक्ष होगा। इस सिद्धांत को इस अधिनियम की धारा 60 में समाहित करते हुए यह कहा गया है कि डायरेक्ट कौन सी धारा अब आ जाना है, 60। देखिए क्या कहा गया है। आपका मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वे कैसी भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा। ही होगा शब्द थोड़ा दबाव देता है, यानी कि जो ओरल एविडेंस होगा वह मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो कब कहा जाएगा कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष है, तो इसको आगे आपका बेयर एक्ट में बताया गया है। देखिए, यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो जो वह देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है, यानी कि जो स्वयं घटना को अपनी क्या किया है, आँखों से देखा है, आँखों से। अगर यह आकर न्यायालय में मौखिक रूप से उस घटना के बारे में बताए, तो इसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। माने ये आई विटनेस भी कहा जाता है। आपका आई विटनेस मतलब कि जिसने घटना को स्वयं क्या किया है, अपनी आँखों से देखा है, अगर वह स्वयं आकर बताए तो ये साक्ष्य कैसा साक्ष्य कहलाएगा, आपका डायरेक्ट। जैसे कि ये एक व्यक्ति है, किसी घर चोरी करते हुए बी को अपनी आँखों से देखा, अगर यही गवाही देने आए तो एक का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। लेकिन एक घर जाता है और आपका अपने भाई से ये बताता है कि बी को हमने चोरी करते हुए देखा है, तो अगर उसका भाई आकर कहे तब उसका साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष नहीं है तो उसका उल्टा हम बताएंगे, वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि निकृष्ट, निकृष्ट मतलब अनुश्रुत, यानी कि इनडायरेक्ट या हियर से। तो अभी आपका हियर से पढ़ना आइए। अभी जो दिमाग लगाना है उल्टा नहीं सीधा लगाना है कि पहला डायरेक्ट, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, पहला डायरेक्ट एविडेंस कौन हुआ, तो जिस व्यक्ति ने स्वयं घटना को अपनी आँखों से देखा है, वह व्यक्ति कोर्ट में आकर क्या करे, अगर मौखिक रूप से बयान दे तो उसके बयान को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष। दूसरा देखिए, यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, यानी कि अगर बात ऐसी है जो कान से क्या की जा सकती है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने कानों से उस तथ्य के बारे में सुना है, अगर वह व्यक्ति आकर न्यायालय में उस तथ्य के बारे में मौखिक रूप से कोई बयान देता है,
कि हमने स्वयं घटना को अपने कानों से क्या किया है, सुना है, तो वह कौन सा साक्ष्य कहलाएगा? प्रत्यक्ष। ये दूसरा, मैंने पहला जो देखा हो ऐसे ही याद करिए, दूसरा जो कान से क्या किया हो, सुना हो, वहीं आए, दूसरा नहीं। तीसरा देखिए, यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीत से बोध हो सकता था, तो जो बोध किया है वह आए आपका, या जो इंद्रियों द्वारा बोध किया है वह आए और गवाही दे। तो भाई आपका मानव शरीर में 5 इंद्रियां हैं। 2 इंद्रियों के बारे में ऊपर लिखा गया है और 3 इंद्रियों के बारे में छोड़ दिया गया। तो जो 3 इंद्रियां बची हैं वह तीसरे खंड में आ जाएगी। तो एक तो आपका आँख हो गई, तो पहला पॉइंट आँख पर था। दूसरा हो गया कान, तो 2 निकल ही गए हैं ऊपर। अब बचे कितने? 3। जैसे कि आपका मौर्य जी है, नहीं नहीं तो चाय पर जोड़ दिया जाता। 2 लोग यहाँ से गए तो 2 लोग रास्ते में मिल गए, 4। और एक कहाँ बैठा था पहले से ही इंतजार में कि कोई आए, तो हम तो महामंडलेश्वर हैं, चाहे कोई पिलाए, कोई आएगा तो पिलाएगा। तो 5 हो गए। तो इंद्रियां कितनी हैं? 5। तो पहला याद रखिए आँख हो गई, दूसरा आपका कान हो गया, 3 बचे। तो एक आपका जिह्वा हो गई। यानी कि अगर कोई बात ऐसी है जो स्वाद वाली है, तो जो व्यक्ति उस चीज का स्वाद स्वयं लिया है, अगर वह व्यक्ति आकर न्यायालय में उस स्वाद के बारे में मौखिक रूप से कुछ बताता है, तो उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को, मौखिक साक्ष्य को हम प्रत्यक्ष साक्ष्य ही कहेंगे। अगला आपका जिह्वा के बाद आपका जो हो गया त्वचा हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति स्पर्श करने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने त्वचा से किसी वस्तु को स्पर्श किया है, अगर वह व्यक्ति आकर बयान दे, तो उसके द्वारा दिए गए मौखिक बयान को ही हम डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। और एक आपका नाक बच गई यानी कि सूंघने वाली। तो आपका ये हुआ कि अगर कोई चीज़ सूंघने वाली है, तो जो व्यक्ति स्वयं अपने नाकों से सूंघा है वह आकर बयान दे, और आपका तब उसके बयान को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एविडेंस। तो आपका 5 इंद्रियां याद कर लेनी है, और जो स्वयं ये सब किया है वो आकर बयान दे, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। तो 5 तो याद रहेगा ना। अब गलत ना हो, कुछ ना है तो 5 अलग अलग लिख दीजिए। भाई आपका पहला आँख, दूसरा आपका कान, और तीसरे में इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, तो तीनों ऐड कर दीजिएगा। अगला देखिए, यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय आधारित है बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ, अब ओपिनियन पर आ जाना है। अगर जिस तथ्य के बारे में न्यायालय में साक्ष्य मौखिक दिया जा रहा है, अगर वह किसी का विचार है, ओपिनियन है, राय है, यानी कि ओपिनियन है या ओपिनियन का आधार है, तो जो व्यक्ति ओपिनियन रखता है या जो व्यक्ति ओपिनियन का आधार रखता है, वह स्वयं आकर न्यायालय में अपनी बात मौखिक रूप से कहे कि हमारी ये राय है या राय का आधार हमारा ये है, तो उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को भी डायरेक्ट एविडेंस ही कहेंगे, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहेंगे। यानी कि इसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष साक्ष्य। इसको एविडेंस की धारा 45 से लेकर 51 तक में जोड़ना है। धारा 45 से लेकर 51 तक में एक्सपर्ट ओपिनियन दी गई है,
तो एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि आपका गलत ही हो गया। देखिए आपका विशेषज्ञ की राय और अविशेषज्ञ की राय दोनों का उल्लेख है। विशेषज्ञ की राय और अविशेषज्ञ की राय दोनों का उल्लेख है और 51 दोनों में लागू होती हैं। राय का आधार यानी कि विशेषज्ञ अपनी राय का आधार दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब उतना नहीं जानना है, लंबा नहीं जा सकते क्योंकि आपका हल्का सा इंडिकेशन पर्याप्त है कि कहाँ से कहाँ तक राय दी गई है, 45 से 51। और जो व्यक्ति राय प्रकट किया है वह खुद आकर गवाही दे तो उसके द्वारा दिए गए गवाही को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस। इसके बाद स्टॉप कर देना है, प्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा मॉडल, एक ही साथ दोनों मॉडल बताया जाएगा। अब जो आपका मॉडल देखिए आपका इसके बाद, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है ये हम अभी समाप्त किए। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन बनाया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का अपवाद बताइए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाएं ऐसी मौजूद हैं एविडेंस में और अन्य कानूनों में जहाँ की व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है, अर्थात उसका मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, अनुश्रुत होता है, इनडायरेक्ट होता है, हियर से होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी घटना आँखों से नहीं देखा बल्कि किसी दूसरे से सुना है और आकर कोर्ट में बताता है तो उसे हम डायरेक्ट एविडेंस न कह के क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। एक दो उदाहरण से पहले देखिए, एक को गोली लगी है, वह अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी, ये विस्तृत वर्णन करता है और ये मर जाता है। डॉक्टर साहब आकर गवाही देते हैं कि ए ने उन्हें क्या बताया था। तो डॉक्टर द्वारा दिया गया जो गवाही है, मौखिक गवाही, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य होगी कि अप्रत्यक्ष। क्या डॉक्टर ने घटना अपनी आंखों से देखी थी? नहीं। किससे सुना था? पीड़ित से। और चूंकि पीड़ित उसके बाद क्या हुआ, मर गया, तो ये डॉक्टर का जो बयान है ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाएं ऐसी हैं जहाँ की मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष न होते हुए भी साक्ष्य में आवश्यकता के आधार पर स्वीकार किए गए हैं। अब इसका मॉडल दूसरा देखना है, जो ये अपवाद हमें लिखना है एक और मॉडल से चलना है क्योंकि दूसरा मॉडल भी बिहार में बना है। देखिए आपका क्या बना है। हाँ कन्वर्ट हो जाएगा भाई वो, लेकिन डीडी जो होगी वह आपका फिर एक बार याद रखिए, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर क्या होगी, अनुश्रुत। तो वहीं अपवाद ही चलना है कि कुछ ऐसे मौखिक साक्ष्य विद्यमान हैं जो प्रत्यक्ष न होते हुए भी साक्ष्य में क्या किए गए हैं, एक्सेप्ट। जैसे आप डीडी कहे तो और बताएंगे, केवल डीडी ही नहीं। अब मॉडल दूसरा देखिए आपका। देखिए अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम पूछे तब ये मॉडल अपनाइएगा। दूसरा अब हम बता रहे हैं क्योंकि दोनों में अपवाद सेम लिखना है तो अपवाद एक ही साथ दोनों का बता दिया जाए। अब दूसरा जो मॉडल आपका बनता है, देखिए आपका क्या बनता है। अनुश्रुत साक्ष्य के नियम से आप क्या समझते हैं, या अनुश्रुत साक्ष्य को परिभाषित करिए और अनुश्रुत साक्ष्य के नियम की व्याख्या करते हुए इसके अपवादों का उल्लेख करिए। तो जब आप हियर से एविडेंस बताएंगे, यानी कि जब आप अनुश्रुत साक्ष्य बताएंगे या अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी हम कह सकते हैं या श्रुत साक्ष्य भी कहा जाता है, तो दो लाइन जरूर लिखिएगा कि जब कोई साक्षी
किसी दूसरे के ज्ञान के आधार पर या किसी दूसरे से प्राप्त जानकारी के आधार पर न्यायालय में साक्ष्य देता है तो उसे अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि स्वयं न तो देखा, न स्वयं अपने कानों से सुना, न स्वयं स्वाद चखा, न सूंघा और न ही स्वयं त्वचा से स्पर्श किया है, दूसरा व्यक्ति उसको उस बारे में क्या किया है बताया है, तब आकर वह गवाही दे, तब उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्या? अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम धारा 60 में समाहित करते हुए यह कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही क्या है? तो नियम जरूर 2 लाइन याद रखिएगा। अनुश्रुत साक्ष्य का रूल ये है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होता है। यानी कि हियर से एविडेंस को जनरली सामान्यतः साक्ष्य में न तो रेलेवेंट बनाया गया है और न ही एविडेंस में इसे एडमिट किया जाता है। इसलिए अब कारण इसका देखना है। कारण इसका यह है कि इसमें गवाह को शपथ नहीं दिलवाई जाती, गवाह का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता, गवाह दूसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बयान देता है। अगर गवाह कुछ झूठ भी बोल देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि एक लाइन बता देगा कि उन्होंने जो हमें बताया था वही बात हम बता रहे हैं, इसके अलावा हम ये घटना देखे नहीं, कि व्यक्तिगत कोई दायित्व नहीं। इसलिए इसे निकृष्ट साक्ष्य माना जाता है। लेकिन निकृष्ट साक्ष्य होते हुए भी इस कुछ दशाओं में अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद दिए गए हैं, तो वहीं अपवाद दोनों के अपवाद हो जाएंगे। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तो, क्योंकि लोग यही भूल जाते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य का नियम अगर पूछे तब भी भूमिका थोड़ा चेंज कर देना है, धारा 60 पूरा लिखना है। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम पूछे तो अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में अग्राह्य है और विसंगत है। यानी कि न तो इसे एडमिट किया जाता है और न ही सामान्यतः यह क्या है? सुसंगत है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ दशाओं में आवश्यकता के आधार पर अनुश्रुत साक्ष्य को मान्यता दी गई है, अर्थात इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के अपवाद या अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद। अपवादों को डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन हेडिंग जरूर याद करना है और सेक्शन उसको क्या करना है? ऐड करते जाना है। देखिए कौन कौन से अपवाद हैं, पहले तो दिमाग में बैठाइए। ये जितने हम नियम बताएंगे ये सब अनुश्रुत साक्ष्य होंगे, फिर भी साक्ष्य में क्या किए गए हैं? स्वीकार, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होंगे, क्योंकि ये सब क्या होंगे? तो धारा 60 का अपवाद पूछे तो धारा 60 में भी कुछ अपवाद हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे। अन्य अपवादों से शुरुआत करते हैं तो पहला आप धारा 6 लिखेंगे, यानी कि एक ही समव्यवहार का भाग, यानी कि रेह ज्येष्ठ। हाँ, यानी कि आपका रेह ज्येष्ठ है, इसके पहले लिख लिया जाए पूरा। इसके बाद धारा 8 दिखाइएगा, कंडक्ट या आचरण। इसके बाद आपका 17 से लेकर 31 एडमिशन और कन्फेशन, ये भी आपका हियर से है, डायरेक्ट नहीं है। इसके बाद धारा 32 दिखाइएगा, 32 में जितने 8 खंड हैं आपका सब अनुश्रुत साक्ष्य हैं। इसके बाद धारा आप 33 दिखाइएगा, इसके बाद धारा 34 दिखाएंगे, फिर आपका 35 दिखाएंगे, फिर आपका कह सकते हैं कि 35 दिखाएंगे। इसके बाद जो आपका दिखाना है सीआरपीसी में जाना है और सीआरपीसी की धारा 110 दिखाइएगा।
यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा 110, और तब धारा 60 एविडेंस में भी कुछ क्या दिए गए हैं, अपवाद। धारा 60 में भी अपवाद है, ये नहीं कि नहीं अपवाद है, आपका धारा 60 में भी अपवाद है। यानी कि जो धारा 60 का प्रोविजो है आपका, वह देखना है। अब देखिए इतनी धाराओं को आपका, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारा 60 में जो परंतुक दिए गए हैं उसको एक जगह एकत्र कर लेना है। अब इसको जब मेंस में लिखिए तो कम से कम भाई 4 4 लाइन जरूर आप उठाइए। अगर समय न रहे तो आप 4 4 लाइन ही सही, लेकिन आपको लिखना ही होगा। तो एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले जो तथ्य होते हैं धारा 6 के तहत, वह अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का क्या है, अपवाद। समय रहे तो लिखिए, या नहीं तो 2 2 लाइन क्या करेंगे, आप निकाल देंगे। तो समय रहे तो इसको धारा 6 को हल्का सा लिखिए, और न समय रहे तो धारा 6 न लिखिए, बस 3 3 लाइन लिख कर क्या करिए, निकल जाइए। यानी कि आपका ये कहा गया है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्यों से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे उसी संव्यवहार का भाग हैं, तो ऐसी दशा में वे तथ्य चाहे उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समयों पर या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों, वह सुसंगत होंगे, यानी कि रेलेवेंट होंगे। यह जो नियम है यह प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का अपवाद है या अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का क्या है, अपवाद। यानी कि ये इनडायरेक्ट एविडेंस है या अनुश्रुत साक्ष्य है। भाई न समझ में कंसेप्ट आए तो कहिए हम फिर एक बार अनुश्रुत साक्ष्य बताएं, क्योंकि जब तक हियर्स एविडेंस का नियम नहीं आएगा तब तक अपवाद आप नहीं जान। फिर हम बता रहे हैं एक बार, क्योंकि कई लोग उल्टा नियम लगा देते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य का नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और यानी कि साक्ष्य से उसे क्या रखा जाए, बाहर। लेकिन जो हम ये अपवाद बता रहे हैं, अपवाद का मतलब कि जो अनुश्रुत साक्ष्य का ये नियम है कि अनुश्रुत साक्ष्य को कहाँ रखा जाए, बाहर। तो कुछ दशाओं में आवश्यकता के आधार पर अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में क्या कर लिया गया है, स्वीकार। और वहीं जो स्वीकार किया गया है तो ये अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का क्या हो गया, अपवाद। या इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का क्या, अपवाद। दोनों का अपवाद एक ही है। दूसरा आइए कंडक्ट के बारे में। किसी व्यक्ति का आपका सेक्शन 8 के तहत पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती जो आचरण होता है वह प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर अनुश्रुत साक्ष्य होता है। इसके बाद 17 से लेकर 31 स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां, ये भी अनुश्रुत साक्ष्य ही होती हैं। आपका कन्फेशन एक देखा जाए उदाहरण, आप ये देख सकते हैं कन्फेशन में कि ये एक अपराध का अभियुक्त है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ये स्वीकार करता है कि यह अपराध मैंने ही किया। तो आप लोग बताइए, क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट घटना को अपनी आंखों से देखे हैं? नहीं, बल्कि अभियुक्त द्वारा कहे अनुसार वो क्या करते हैं, मान रहे हैं। तो जो न्यायिक अभियुक्त ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन किया वो प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। कैसा साक्ष्य है? अनुश्रुत, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घटना अपनी आंखों से देखा। तो 17 से 31, इसके बाद 32 में 8 क्लाज हैं और 8 क्लाज आपका अनुश्रुत साक्ष्य हैं। फिर आपका 33 पूर्व न्यायिक कार्यवाहियों में दिए गए साक्ष्य, प्राइवेट लेखा बहियों में 34, सरकारी लेखा बही में 35, आपका माने लोक अभिलेख में 35। इसके बाद आपका धारा 110 निवारक मामलों में ख्याति का साक्ष्य, यानी कि जो हैबिचुअल अपराधी होता है लोगों में क्या राय है उस बारे में,
तो लोग घटना देखे नहीं रहते, बल्कि आभासिक अपराधी के बारे में अपनी क्या केवल प्रकट करते हैं विचार। तो देखे नहीं है घटना, तो अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार किया जाता है और प्रत्याभूति 110 के तहत ऐसे व्यक्ति से मांगी जाती हैं आभासिक अपराधी से। इसके बाद धारा 60 का परंतु का आपको कवर करना है। देखिए अब धारा 60 फिर बैक हो जाइए, लास्ट किया जाए भाई, ताकि अब देखिए आपका धारा 60 में आपका दो प्रोविजो हैं और दोनों प्रोविजो आपका अच्छे से देखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की जाने वाली पुस्तक में एक्सप्रेस या अभिव्यक्ति हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित हैं, यदि रचयिता मर जाता है, मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, बुलाने में बहुत समय और खर्चा लगेगा और या साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, तो उसको न बुलाकर उसकी पुस्तक को क्या करिए, पेश कर दीजिए। तो अब बताइए, जब उसकी पुस्तक को ही पेश कर रहे हैं, उसे बुला नहीं रहे हैं जो राय व्यक्त किया था, तो ये अब प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होगा, क्या होगा आपका अप्रत्यक्ष, यानी कि हियर से, यानी कि अनुसूत। एक उदाहरण देखिए, ये एक विशेषज्ञ हैं या किताब का लेखक है, उसने किताब लिख दी, अब जिंदा ही नहीं है या कुछ नहीं है, बुलाया नहीं जा सकता या बुलाने पर खर्चा लगेगा या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, तो ऐसी दशा में उसको बिना बुलाए ही उसकी किताब पेश करके और उसकी राय को स्वीकार कर लिया जाए, तो अब ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट तब होता है, इसके ऊपर हम बताए हैं कि डायरेक्ट कब तब होता जब जो व्यक्ति राय व्यक्त किया है उसे सशरीर क्या किया जाए, बुलाया जाए। तो आया नहीं और उसकी पुरानी बातों को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बताइए ये आपका कैसा साक्ष्य होगा, आपका माने प्रत्यक्ष होगा कि अनुश्रुत ही होगा? अनुश्रुत, अनुश्रुत होगा, प्रत्यक्ष नहीं। 32 में भी ये आपका जाएगा। आगे देखिए आपका लास्ट, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकता है। यहाँ से आपका इंटरव्यू में और प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लास्ट लाइन देखिए, देखिए भारत में एविडेंस का जो लीगल तौर पे प्रकार है वह केवल दो प्रकार हैं, या तो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेज, और विद्वानों ने इसी दो को चीड़ फाड़ करके पोस्टमार्टम करके 8 प्रकार बना दिया है। अब बिहार इंटरव्यू में एक लोगों से ये में पूछा गया कि साक्ष्य के प्रकार बताइए, तो बता दिए कि 2 प्रकार का होता है, डांट दिया एग्जामिनर कि 2 प्रकार का होता है कि और कोई प्रकार है। तो यानी कि इसका मतलब उसका पूछने का इरादा ये था कि जो 8 प्रकार हैं उनको बताइए। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के केवल 2 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन इसी प्रकारों को विस्तृत करते हुए विद्वानों ने इसको कितने प्रकारों में बांट दिया है? 8। ये सटीक परिभाषा रहती आपका, माने सटीक आपका। अब 8 प्रकार में आपका एक प्रकार हम केवल बताते हैं, रियल एविडेंस। रियल एविडेंस मतलब वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य या उसको वस्तु साक्ष्य भी कहते हैं। तो जब कोई चीज जो डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि दस्तावेज नहीं है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की जाती हैं, तो इंग्लैंड में उसे तृतीय कैटेगरी का एविडेंस, तृतीय श्रेणी का साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य या रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य
कहा जाता है, लेकिन समस्या ये है कि भारत में तो प्रकार है ही नहीं, तो भारत में कहाँ सेट करेंगे। तो धारा 60 का प्रोविजो नंबर 2 पर गौर करिए। अगर कोई चीज है या पदार्थ है जो डॉक्यूमेंट की परिभाषा में सेट नहीं होता, तो न्यायालय चाहे तो उस भौतिक पदार्थ को अपने निरीक्षण के लिए क्या करवा सकता है, पेश करवा सकता है। तो जो भौतिक पदार्थ पेश किया गया है, अब वो कौन सा साक्ष्य होगा, दस्तावेजी तो है नहीं, तो दस्तावेजी नहीं हो तो एक ही तो बचा भारत में, कौन सा, मौखिक। भाई जैसे कि कुत्ता बहुत काटता था तो न्यायालय ने कहा कि कुत्ता को पेश किया जाए। बकरी कई लोगों का चर चुकी थी खेत, तो हुआ कि बकरी को पेश कर दिया जाए, हाथी को पेश कर दिया जाए। लाठी डंडा बल्लम चाकू, आपका जो ये रस्सी ईंट पत्थर, इन सबों को न्यायालय में क्या किया जाए, तो निर्जीव भी और सजीव भी पहले पेश कराया जाता था कुत्ता उत्ता को। अब तो भाई पेश नहीं कराया जाता, वो अलग बात है, क्योंकि कहीं काट दिया जज साहब को तो फिर आपका चले जाएंगे अस्पताल में। तो इंग्लैंड में इसे विद्वानों ने थर्ड कैटेगरी का एविडेंस माना था, रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य। लेकिन भारत में इसे मौखिक साक्ष्य माना गया है, कुत्ता और इत्यादि पेश कराने को। और मौखिक में भी आपका धारा 60 का परंतुक नंबर कौन, सेकंड में आपका आपका प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष, यानी कि आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा कि अनुश्रुत साक्ष्य। तो चूंकि ये परंतुक में है तो प्रत्यक्ष न होकर क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अब कुत्ता किसी को काटा था, कुत्ते का नेचर जानने के लिए कुत्ता को सशरीर पेश किया गया, तो क्या कुत्ता का काटते हुए जज साहब ने देखा था। भाई आपका कुत्ता का नेचर जानने के लिए कुत्ते को कोर्ट में क्या किया गया, तो भौंक कर लगा कि जज साहब को काट दिया, काट देगा, तो हुआ कि हटाओ हटाओ जल्दी, ये कुत्ता बहुत क्या है, खतरनाक है, हम इसका नेचर अब क्या कर चुके हैं। तो ये सब आपका अनुश्रुत साक्ष्य होगा और मौखिक साक्ष्य होगा, जो भौतिक पदार्थ पेश किया जाता है। क्योंकि भाई फिर एक बार लास्ट में, भारत में केवल दो ही में तो सेट करेंगे, या तो दस्तावेजी या मौखिक। और दस्तावेज से बाहर चला गया, भौतिक पदार्थ हैं, तो किस में सेट होगा। लेकिन इंग्लैंड में याद रखिए क्या इसे कहा जाता है, रियल एविडेंस। इस प्रकार आज 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपका मैंने भाई सोमवार को क्लास चलेगा, अगला आपका अगला क्लास आपको सोमवार को चलेगा, वहीं 5 बजे शाम को आइए। सुबह क्लास सोमवार को स्पेशल नहीं चलेगा। आपका जो एपीओ की क्लास चल रहे हैं, चूँकि सोमवार से भाई आपका रेगुलर बैच भी सुबह आपका शुरू हो जाएगा, तो शाम को 5 बजे आइए, 8 बजे तक प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर एक हफ्ता 10 दिन खींचना है ज़्यादा, मैंने आपका 12 से है ना, हाँ तो 8-9 तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक सांस तब तक आस, यही सब काम करेगा, दिमाग में बैठा रहेगा तो लेक्चर बहुत लास्ट में काम करता है। भाई सोमवार को क्लास चलेगा भाई।